सोशल इंडिया न्यूज के सीधी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत को हम लेकर आए हैं जो विद्यार्थी परिषद में पूर्व प्रांत संयोजक, साथ में युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष और खेल उत्सव प्रकोष्ठ में जिला संयोजक के कार्य पदों पर कार्य करते हुए आज वर्तमान में जिला युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से युवा जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रियांक जैन जी का सोशल मीडिया स्वागत, वंदन, अभिनंदन। युवा जो देश की स्थिति को बदल सकता है। युवा हमारे भारत देश की ऐसी नींव जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकांश जिस भारत देश की हम कल्पना कर रहे हैं उसमें युवाओं की श्रेणी सबसे अधिक आती है और उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नरसिंहपुर जिला में आज के समय वर्तमान में प्रियांक जैन कर रहे हैं। प्रियांक जैन ऐसी शख्सियत के रूप में उभर कर आए हैं जिन्होंने कोरोना के काल में विषम परिस्थितियों में अपनी दम पर एक ऐसे जज्बे को, एक ऐसी सेवा को प्रदर्शित किया है जिसकी जितनी सराहना की जाए। मैं आज हम आपसे सीधे कार्यक्रम में आपसे रूबरू कराना चाहते हैं प्रियांक जी से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप इस ओर आते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, विद्यार्थी परिषद से बढ़कर युवा इकाई के साथ में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उस स्थिति और इस स्थिति में जब आप आते हैं तो किस तरीके से समाज की सेवा में आपका जज्बा काम करता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके कार्यक्रम में आमंत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इनमें एक बहुत बुनियादी फर्क है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वो पाठशाला है जहाँ से व्यक्ति अनुशासन, राष्ट्रवाद और आदि चीज़ों का कड़ाहा सीखता है। ये अपने शब्दों में माना जाए तो राजनीति तो दूसरा पड़ाव है। आदमी के अंदर यदि कोई चीज़ आत्मविश्वास पैदा करती है, कोई संगठन आदमी के अंदर उसको पहचानने का काम करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता है कि जब मैं अपनी बाल्यकाल में था, जब स्कूलों के दिनों में था, तो मेरी आवाज़ में एक विकार था। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और वो संगठन ही हैं जिनके काम मेरे अंदर का आत्मविश्वास जागा और आज जहाँ कहीं भी हूँ भारतीय जनता पार्टी में एक अहम दायित्व मुझे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दायित्व दिया है। कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अब आपका सवाल था कि समाज सेवा में कैसे। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य अंत्योदय है। अंत्योदय मतलब अंतिम छोर पे सड़े व्यक्ति की सेवा हम किस तरीके से, चाहे वो सत्ता हो या संगठन हो, हमको शुरू से यही सिखाया गया है और वही अपने दायित्व का निर्वहन में आप सभी के सहयोग से कर रहा हूँ। बहुत सही बात है। जनता की सेवा के लिए जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे में कहीं ना कहीं आप अपने युवा इकाई के साथ साथ पूरी लगनता से आप कार्य करते हैं, वह वास्तव में अनुकरणीय है। हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं, पारिवारिक स्थिति के साथ साथ आप एक जैन समुदाय से भी हैं जहां पर अहिंसा परमो धर्म सिखाया जाता है और उसके बाद से आप पार्टीगत में अगर सेवा भाव को रखते हैं तो क्या कथनी करनी में कई बार फर्क आता है क्या? देखिए, राजनीति में तो कथनी करनी में फ़र्क रहता ही है। बहुत सी बातें रहती हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, पर राजनीति में रहते हुए हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं को सुलझाएं। और जैसा आपने मुझे बताया कि आपने कहा कि मैं जैन समुदाय से आता हूँ, निश्चित तौर पे अहिंसा सेवो धर्म ये हमारा परम वाक्य है और एक साथ ही साथ हमारे भगवान महावीर जी ने शिक्षा दी है कि सभी लोगों का तो सहयोग करना है, सभी लोगों को साथ लेके चलना, जियो और जीने दो। और यही तथ्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी मूल में है। जहाँ हम अंत्योदय की जब बात करते हैं तो हमारा विषय ही रहता है जियो और जीने दो। हम तो बड़े ही बड़े, हमारे साथ समाज का हर एक व्यक्ति बढ़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना मेरी एक स्वाभाविक था। जियो और जीने दो, वास्तव में आपने उस उदाहरण को कथनी करनी में ज़रूर आप बोल सकते हैं कि अलग है, लेकिन आपने जो आपके मन में है, जो आपके जज्बा है सेवा करने का, आपने कोरोना काल में भी करके बताया है। पूरे नगर के साथ साथ जिला और ज़िले के साथ साथ पूरे प्रदेश ने आपको महसूस किया है जब आपका लोगों की मदद के लिए आगे आते थे। आप खुद कोरोना पेशेंट थे, लेकिन आपके पारिवारिक रूप से भाई भी पेशेंट हुए, पिता चाचा जी की भी तबीयत खराब, लेकिन उसमें विषम परिस्थितियों में आपने किसी की सेवा करने का जज्बा नहीं छोड़ा। कैसे मिलती है वो शक्ति की लोगों की अपनी तकलीफों को भी भूल कर दूसरों की सेवा कर लेते हैं? ये जब वो उस समय बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी और जब भी उन दिनों को याद करते हैं तो आज भी आत्मा काँप जाती है। मुझे अच्छे से भी याद है कि जब मैं अस्पताल में भर्ती था तो मेरे एक साथी हैं दिव्येश रावत जी, उनका लगातार मैसेज आता था कि भैया जल्दी ठीक होके आ जाओ, स्थितियाँ गड़बड़ है, हमको समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा।
और जब मैंने वो स्थिति देखी, मैं भी मौत के मुंह से लगभग बाहर होके आया, मेरा पूरा परिवार भर्ती था। तो पीड़ा जब खुद की देखी और लगातार चारों तरफ जब वो तांडव मच रहा था, तो कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा झकोरी। और मैं अकेला, आप जरूर मुझे क्रेडिट दे रहे हो, परंतु मैं अकेला इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था या अकेली सेवा में। मेरे साथ एक पूरी समाज के मेरे साथी लोग, अलग अलग विधाओं वाले, अलग अलग चीज़ों में काम करने वाले, सभी ने अपना सहयोग दिया। मैं तो कहना चाहूँगा मुझसे अधिक सहयोग उस एम्बुलेंस वाले ने किया जो लगातार मरीजों को अपनी गाड़ी में बिठा के अस्पताल ले जाता था। मुझसे अधिक सहयोग मेरे उस साथी ने किया जो हमारे यहाँ बनने वाले भोजन को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाता था। मुझसे अधिक सहयोग उन हेल्थ केयर लोगों ने किया जो हमारे द्वारा पहुँचाई गई ऑक्सीजन को सही व्यक्ति तक पहुँचाता। किसी एक के द्वारा वो सेवा नहीं की जा सकती थी। और मैं तो नर्मदा माँ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा जो इस सेवा के लिए हमको माध्यम बनाया। बहुत सही बात है। इंसान सब कुछ खुद नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो तो ईश्वर निमित्त बनाता है, करने वाला वही होता है और कराने वाला भी वही होता है। लेकिन ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया, आपको चुना। वास्तव में कहीं ना कहीं आपके माता पिता के अच्छे कर्म है, या फिर उनका कहें कि लोगों की दुआ आपके साथ हमेशा कार्य करती है। और उन दुआ में आप किस तरीके से देखते हैं कि आप जब विद्यार्थी परिषद में रहते हैं, फिर युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष के बाद जब आपने अपने क्रियाकलापों से प्रदेश स्तर पर आपने एक अनूठा नाम पैदा किया, लोगों को बताया कि प्रियांक जैन क्या होता है, क्या क्या एक सेवा भाव होती है, क्या अच्छे हमने उस समय के देखे थे राजनीतिक लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। फ़ोन के साथ साथ छोड़िए, आप तो सामने से आने की भी कई स्थितियों में नहीं होते थे। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक लोगों से लोगों का भी जुड़ाव बहुत कम हो गया। अंदर से हीन भावना आती थी कि जब उनका फ़ोन नहीं उठता था, लोगों को जब ज़रूरत पड़ती थी ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती थी, उस समय अगर गाडावारा का वो युवा एक काम कर रहा था तो आपके साथ जरूर वो आपने पूरी टीम को क्रेडिट दे रहे हैं। मगर जो आपके नेतृत्व में पूरी हेल्पिंग हैंड की टीम काम कर रही थी, तो क्या वास्तव में ईश्वर उस शक्ति को आपको एक दिव्य शक्ति हमेशा दिए रहते हर व्यक्ति के इंसान में। आपको ऐसी कैसी शक्ति थी कि बताओ, कोरोना के खुद लड़के आने के बाद भी आप निरंतरता काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे? जैसे मैंने बताया, उस समय का मंजर ही अलग था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सभी समय कभी दोबारा ना आए। और मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं ईश्वर के द्वारा बनाया गया निमित्त था जो मुझे उस लायक चुना। पर जब लोगों की तकलीफ सुनते थे, मुझे आज भी एक समय याद है कि उस समय अस्पतालों में इतनी भगदड़ मची थी, लोगों के लगातार फ़ोन आते थे, एक ऑक्सीजन का बेड मिल जाए, कुछ हो जाए। हमारी टीम भी लगातार करते थे, तो कहीं ना कहीं पूरी सेवा भाव के मूल में करुणा थी। और मुझे लगा, मैं तो धन्य अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मुझे मौका मिला। और युवा लोग जो आपने बताया पूरी टीम थी, मैं कह रहा वास्तव में यदि उस समय लोग हमारे साथ नहीं होते, लोगों ने तन मन धन से हमें सहयोग किया। समाज में कभी भी, अब कोरोना काल की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, मैंने देखा है कि यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो विशेष तौर पे गाडावारा की समाज और गाडावारा का समुदाय आपको हमेशा सहयोग करता है। यही उस समय भी हम लोगों ने किया। और निश्चित तौर पे आप मुझे जरूर क्रेडिट दे रहे हैं, परंतु उस समय सभी लोगों का सहयोग था जो कुछ जाने हम लोग बचा पाए या कुछ अच्छा कर पाए। उसके पीछे क्रेडिट हम नहीं दे रहे हैं, लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, जन चर्चा होती है, लोगों से हम लोगों को जज्बा मिलता है कि नहीं, अगर इसमें इस समय अगर कोई भी उस समय की अगर विषम परिस्थितियों में किसी ने कार्य किया है तो वह वास्तव में आपने किया है। आपके द्वारा निरंतर स्वास्थ्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके पूर्व कार्यकाल जब नगर अध्यक्ष थे, तब आपने एक ऐसे अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया जो कि प्रदेश के युवा इकाई और युवा मंडल भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा में एक लहर सी पैदा किया था कि ऐसे कार्यक्रम भी स्थानीय स्तर पे हो सकते हैं। जीपीएल, जो कि गाडावारा प्रीमियर लीग के नाम से पहचाना जाना गया, और उसके बारे में पुनः आप एक आयोजन इस वर्ष भी कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइएगा हमारे दर्शकों से। जीपीएल का जो मूल उद्देश्य था वो गाडावारा और क्षेत्र की जो खेल की प्रतिभाएं हैं उनको मंच देना था। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खेलों को प्रोत्साहन दिया है, और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि भारत देश के खिलाड़ी विदेशों में और अन्य जगहों पे भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। हमारे इस जीपीएल के आयोजन जो हमने पिछली बार का आयोजन किया था, उसके मूल में भी यही था कि हम भी खिलाड़ियों को, गाडावारा के लोगों को मंच दें। हमने अधिकतर टाइम देखा है कि यदि प्रतियोगिताएं होती हैं तो सिर्फ क्रिकेट की होती हैं,
और एक आध जगह कहीं चीचली में होती थी, कबड्डी होती थी। तो हम लोगों ने सोचा यार क्रिकेट तो ठीक है, क्रिकेट भी रखेंगे, पर उन खेलों को भी मौका दें जिनमें अन्य खिलाड़ी आगे नहीं आ पाते, एक्सपोजर नहीं मिल पाता। वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, दौड़ है, कैरम है, शतरंज है, स्नूकर है, बैडमिंटन है। आप यदि देखेंगे तो गाड़ावाड़ा क्षेत्र में हर खेल की में कई प्रतिभाएं हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे से दूर करके, मोबाइल से दूर करके वापस खेल के मैदान में लाना था। जो पहला आयोजन था, 2 साल के कोविड के बाद लोग मोबाइल के आदी हो गए थे, और हमने देखा कि यदि स्वास्थ्य और हमारी स्टेमिना अच्छी नहीं हो तो हम कितनी बीमारियां का सामना करना पड़ता है। तो मूल उद्देश्य लोगों को पुनः खेल के मैदान में, खिलाड़ियों को, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से निकाल के पुनः खेल के मैदान में लाना था। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ गाड़ावाड़ा की जनता का और खिलाड़ियों का, जो उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया। जीपीएल वास्तव में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। जब हम लोगों ने 10 दिन के अंदर 13 खेलों का सफल आयोजन किया था, लगभग 2200 से 2300 प्रतिभागी पिछली बार जीपीएल में शामिल हुए थे, और उसी चीज़ ने हमको प्रेरणा दी कि इस साल भी हम लोग जीपीएल करें। और मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हमने खेलों में और अधिक विस्तार किया है। जहां हमने पिछली बार स्विमिंग, वॉलीबॉल, खो खो इस तरीके के खेल नहीं थे, इस बार हमने उन खेलों को भी मौका दिया है। और अभी तक आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी तक 2500 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जीपीएल में हो चुके हैं। खिलाड़ियों लोगों का अति उत्साह देखने में आ रहा है, और निश्चित तौर पे यदि ये जीपीएल का कार्यक्रम इसी तरीके से आप सबका सहयोग बना तो एक खेल आयोजन नहीं, गाड़ावाड़ा की परंपरा के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। और निश्चित तौर पे गाड़ावाड़ा का आने वाला समय में खेलों की दुनिया में भी गाड़ावाड़ा अपना नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर खेल युवाओं में अगर जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी नशे की लत दूर होती है। जो मोबाइल का भी आप नशा बोल रहे हो, वो भी वास्तव में एक प्रकार का नशा ही है, और जो कि नशे से ज़्यादा मोबाइल का नशा हो रहा है। तम्बाकू, गुटखा नशा तो एक समय के बाद छूट सकता है, उसमें बीमारियाँ उतनी नहीं होती, लेकिन जब मोबाइल के नशे में हम देखते हैं तो लोग सीधे आत्महत्या करने पर भी आतुर होते हैं। आपने कई युवाओं को प्रेरणा दी है, आपने नए युवाओं को भी एक नया मार्गदर्शन भी दिया है। आप नगर के विकास को किस तरीके से देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर आपको भारतीय जनता पार्टी कोई नया पदभार देती है तो आप क्या विकास के तौर पर आप उभर कर आएंगे? क्या आपकी विचारधारा रहेगी? क्या किस तरीके से आप उस पद पर कार्य करने के लिए सक्षमता अपनी प्रदर्शित करेंगे? देखिए, विकास की हमारी अवधारणा वही है जो भारतीय जनता पार्टी की। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। बहुत से लोग अंत्योदय के बारे में नहीं जानते। पंडित दीनदयाल जी ने बोला था कि यदि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का विकास होता है तो वही सर्वांगीण विकास है, वही असली विकास है। और हम हमारे देखते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, हमारे मोदी जी की सरकार है, लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। लोगों के पास, जिनके पास चूल्हे नहीं थे, उनको हमारी वो योजनाओं के माध्यम से गैस चूल्हे उपलब्ध कराना। जिन लोगों के पास कभी सोचा नहीं था हमारा खुद का मकान हो सकता है, बिना भ्रष्टाचार के उनके खातों में 2.5-3 लाख रुपए पहुंचाना ताकि वो अपने घर में रह सके। लाडली लक्ष्मी योजना है, और ऐसी तमाम योजनाएं जो पंक्ति के अंतिम छोर पे सारे व्यक्ति के लिए की जाती हैं, वही सब अंत्योदय है। और मेरा मानना है, चाहे वो वार्ड का विकास हो, ग्राम का विकास हो, नगर का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो या देश का हो, इसी मूल अवधारणा के साथ ही सभी का विकास किया जा सकता है। और मेरे नज़रिए में सबका विकास अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का, सिर्फ रोड नाली बनाना, सुविधाएं देना, यही विकास नहीं होता। लोगों का जीवन स्तर में भी उठाव आए, लोगों को कि जीवन में आनंद की प्रभावना हो, यही असली विकास है। और यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कोई दावेदारी नहीं चलती, जिम्मेदारी चलती है, और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे युवाओं की जिम्मेदारी दी गई है। और आगे भी हमने युवाओं को लेकर कुछ कार्यक्रम आगे के लिए हमने सोच रखे हैं। हमारा जीपीएल के बाद अगला उद्देश्य युवाओं को रोजगार की तरफ मोड़ना है। हमने अक्सर देखा है कि लोग लगातार सिर्फ नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी देश 20 लाख, रोज के 2 लाख की जनसंख्या भारत देश की लगातार बढ़ती है। मुझे अनुमान है, हो सकता है गलत हो, संख्या कुछ बढ़ सकती है, पर कोई भी देश रोज 2 लाख रोजगारों का निर्माण, नौकरियों का निर्माण नहीं कर सकता। तो यदि हमको इस देश को आगे ले जाना है, कदम से कदम मिलाना है, हम 2047 में मोदी जी ने जो भारत को प्रथम राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, भारत की जीडीपी को दुनिया की सबसे जीडीपी के रूप में देखा है,
तो उसके लिए ज़रूरी हम स्वरोजगार को बढ़ावा दें, फैक्ट्रियाँ खोलें, लोगों को रोजगार दें। सही है। तो अगला प्रयास सरकारों ने इसके लिए लगातार योजनाएं चलाई हैं। लगातार 10,000 रुपये की पथ विक्रेता से लेके 1 करोड़ तक की युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, बहुत आसानी से दे रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं योजनाएं युवाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी वर्तमान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रहते हुए मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाऊं और पॉइंट 0 से लेके अंतिम उनके लोन पास कराने तक उनके सहयोग करें और लोगों को लगातार भारत के विकास में जोड़ें। तो मेरे लिए तो विकास अंतिम छोड़ के व्यक्ति का विकास करना ही विकास है, और इसमें अब मेरी जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है उसके माध्यम से मैं अपना योगदान देता रहूँगा। जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी वो सर्वोपरि होगी, और वास्तव में अगर कोई भी पद मिलता है और पद की उस गरिमा को, प्रतिष्ठा को बनाए रखना होता है तो हमें भी कुछ करना पड़ता है, और आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं अंत में एक क्वेश्चन आपसे रखना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, कि आपसे युवा किस तरीके से प्रेरणा ले कि ताकि आने वाली पीढ़ी कहे कि हमें प्रियंक भाई जैसा बनना है या फिर हमें और अच्छा बनना है या जैसा ही बनना है। तो एक उदाहरण के तौर पर प्रियंक जैन अपने आप को किस कैटेगरी में रख पाता है? ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि लोग मुझसे प्रेरणा लें, पर वास्तव में यदि युवा किसी से प्रेरणा लेना चाहता है तो अभी 2-3 दिन पहले जिनकी जयंती निकली थी आपने बड़ी जोरदार तरीके से मनाई थी। हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, उनके जीवन से युवा प्रेरणा लें, और हमारे आज के हमारे वर्तमान में जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है माननीय नरेंद्र दामोदर जी मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे युवा प्रेरणा लें। किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन समस्त देश की सेवा में लगा दिया और लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। 2014 के पहले साफ सफाई और स्वच्छता को लेके हम कहीं भी जागरूक नहीं थे, पर आज मोदी जी ने लोगों की सोच बदल दी। आज हम कुछ एक छोटा सा कचरा भी रोड पर फेंकने के पहले सोचते हैं। तो वास्तव में यदि लोगों की सोच और जीवन में कोई बदलाव लाया है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं भी उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ और युवाओं से भी कहूँगा उनसे ही प्रेरणा लें। और यदि आप जैसा बोले यदि मुझसे कुछ सीखना चाहता है कोई, तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझसे कोई कुछ सीख सके। मैं खुद सीखने के दौर में चल रहा हूँ। फिर भी बस आग्रह कर सकता हूँ युवाओं से कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो बिना किसी प्रलोभन के राजनीति में आए। क्या पद, प्रतिष्ठा, पैसा इनको त्याग के सिर्फ सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें राजनीति में भी आनंद भी आएगा और साथ ही साथ वो अपना व्यक्तित्व विकास भी कर सकते हैं। नशे से, व्यवधानों आदि से दूर रह के समाज के लिए कुछ करें। निश्चित तौर पे समाज आपको सराहेगी भी और आपको आगे भी बढ़ाएगी। पद, प्रतिष्ठा और पैसा, इन चीज़ों को त्याग कर अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो ऐसे युवाओं से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में आज सीधी बात के कार्यक्रम में प्रियंक जैन जी उपस्थित थे, जिन्हें हमने समझा, उनकी कार्यकुशलता को महसूस किया। साथ ही साथ में उन्होंने जो आने वाले युवाओं के लिए अपने लक्ष्य को रखा हुआ है, हम सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। उपस्थित हुए इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। किस का प्रोग्राम में आपसे पुनः एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।